तो हेलो सब लोग, मेरा नाम अथर्व पुरोहित है और आज अपन देखने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन। जिसे पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वास्ट पड़ता है, लेकिन अपने को अभी क्या इंपॉर्टेंट रखना है, अपने को ये याद रखना है कि अपने को इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, जो क्वेश्चंस को टू द पॉइंट नोट करना है और साथ में आपके नोट्स होने चाहिए आपके पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि बेटा हाथ अगर चलता रहेगा ना, अगर आपका हाथ चलता रहेगा ना तो आपके डायरेक्ट दिमाग में जाता रहेगा, तो आपको हाथ रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, दोबारा से पढ़ने की जरूरत कम पड़ेगी। ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा कम पड़ेगी। ठीक है, तो अपन फटाफट से रेस्पिरेशन में अपने पास डिफरेंट आती है वो चीज़ें देखेंगे अपन। तो अगर अपन रेस्पिरेशन की बात करें तो अपन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड पेज, अगर आप एनसीईआरटी का मेरे साथ खोल के बैठोगे तो फटाफट से एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको क्या करना है, आपको साथ में एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए, आपको टू द पॉइंट नोट करना है और साथ में आपके नोट्स होने चाहिए आपके पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि बेटा हाथ अगर चलता रहेगा ना, अगर आपका हाथ चलता रहेगा ना तो आपके डायरेक्ट दिमाग में जाता रहेगा, तो आपको हाथ हाथ रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, दोबारा से पढ़ने की जरूरत कम पड़ेगी। ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा कम पड़ेगी। ठीक है, तो अपन फटाफट से देख लेते हैं। रेस्पिरेशन में अपने पास डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर अपने पास स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा और फ्लैटवर्म, तीनों की बात करते हैं। स्पॉन्जेस की, सीलेंट्रेटा और फ्लैटवर्म, इन तीनों के अंदर सिंपल डिफ्यूजन होता है। अगर याद भी हो तो स्पॉन्जेस के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल ऐसा अपने पास में क्या होता है, मल्टीपल स्पाइक्यूल्स होते हैं, वहाँ से पानी एंटर आता है, अंदर आता है। ठीक है, तो स्पाइक्यूल से पानी अंदर आता है और यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग होती है, वहाँ से पानी चले जाता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर अपन रेस्पिरेशन की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन है, होना भी चाहिए, बहुत कॉमन सा सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है स्पॉन्जेस। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, केवल दैट इज सिंपल डिफ्यूजन होगा। सेकंड बात करते हैं अर्थवॉर्म। क्यूटिकल की लेयर होती है अर्थवॉर्म में, इंसेक्ट्स में। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है रेस्पिरेशन का जरिया, देखो यहाँ पे होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं जिसको ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं तीसरा अपना आता है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, दैट इज तीन रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। पहला है ब्रोंकियल रेस्पिरेशन क्या होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है। कौन कौन सा, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्या क्या इसका मतलब होता है अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। इसके अंदर याद रखो कि जो गिल्स होता है, ठीक है, गिल्स मतलब ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, गिल्स मतलब ब्रोंकियल रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलेगा, तो एकदम मतलब टू द पॉइंट चीज़ें रखी है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में 10 तरह की चीज़ें देख रखी रहेगी ना। क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से बनता है, एनसीईआरटी में स्पेसिफिक टॉपिक से ही क्वेश्चन बनता है। पूरी बुक एकदम बिल्कुल अगर पढ़ने जाओगे तो क्या होगा कि उसके अंदर आपका समय बचाता जाता है। तो मैंने क्या किया है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो आपको याद करने वाले टॉपिक है, ठीक है, उनको एक समराइज वे में बहुत अच्छे से समझाया गया है, आपको दिख भी रहा होगा। तो अपन फटाफट से टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन क्या होता है, गिल्स में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल बताओ, अब गिल्स किस में होते हैं, अपन सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गिल्स फिशेस में होता है, तो फिशेस तो आएगी। ठीक है, फिशेस के अलावा कुछ और एक्वेटिक ऑर्थोपोडा हो जाएंगे, मोलस्का हो जाएगा। मोलस्का मतलब समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा मोलस्का के अंदर, ठीक है, हाँ, मोलस्का के अंदर क्या हो जाएगा अपना, जो ऑक्टोपस हो जाता है वो मोलस्का में आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें उनके पास क्या होते हैं, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन सीन होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है, तो बेसिकली अपने जैसे ऑर्गेनिज्म, लंग्स, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, क्यूटेनियस मतलब होता है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होना। किसके अंदर होता है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन, बताओ जल्दी से, किसके थ्रू होता है, फ्रॉग के थ्रू होता है। देखो फ्रॉग ना एम्फीबियन होता है, तो बेसिकली उसको ना, एम्फीबियन मतलब समझ में आ रहा है ना। अगर अपन फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग को दोनों पे रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है और वाटर पे भी रह सकता है। तो जब वो लैंड पे रहेगा, लैंड पे रहेगा तो उसके पास तो भैया लंग्स भी हैं, और जब वो पानी के अंदर चले जाएगा तो वो यूज़ करता है गिल्स का। ठीक है, और कुछ है क्या इसके पास, स्किन्स भी है भाई, स्किन भी होती है, गिल्स भी होती है, स्किन भी होती है, तो हर चीज़ों से नवाजा गया है उसे, तो स्किन भी होती है उसके पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर वैसे तो उसमें बहुत सारे मोड होते हैं, उसमें लंग्स भी होते हैं लेकिन गिल्स भी होती है, उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आपको ज़्यादातर कॉमनली यूज़ क्या करता है, वो यूज़ करता है स्किन को, इसलिए फ्रॉग में बताया गया है कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन सीन होता है। तो फटाफट से अपन देख लेते हैं अभी अपन ने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले अपन ने इस पेज में देखा कि डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेशन क्या होते हैं। अपन ने देखा स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा के अंदर
सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा था, ठीक है। सेकंड अपना था कि अगर अपन बात करें इंसेक्ट्स के अंदर तो ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट थी, अर्थवॉर्म के अंदर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट था, ठीक है। और अपन ने क्या देखा आगे कि अगर अपन रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर अपने पास में लंग्स प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, सेकंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये अपन थोड़ा रिवाइज करके भी चलते हैं, तो अपन बात करते हैं अब मेन टॉपिक जो पूछा जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो आप बेसिकली हाथों हाथ लिखते जाओ, सुनो मत केवल, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठे हो तो उसको हाईलाइट कर लो क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे जिसको भी अगर आप कोई सी बुक लगाते हो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो बेसिकली देखो कि अपन बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली अपने को पता है, अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अपने पास नोज होती है, ठीक है। नोज के बाद इस तरह से अपन कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। नोज तो बेसिकली यहाँ आता है नेजल पैसेज, फिर पीछे की तरफ आता है अपने पास में फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स के बाद आता है अपने पास में ट्रेकिया, लैरिंग्स आता है, लेरिंग्स के बाद आता है अपना ट्रेकिया, और फिर इस तरह से डिवीजन हो जाता है उनका दो के अंदर, ठीक है। और वो क्या बेसिकली अपन लंग्स की बात करते हैं क्योंकि जो चीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जो अपने को रेस्पिरेशन में मदद करे। और रेस्पिरेशन का अल्टीमेट मतलब क्या निकल के आता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अपन CO2 एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजन एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको अपन काउंट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, सबसे पहले अपन देखो ध्यान से कि ये अपना चेहरा है और अपने चेहरे के बाहर लगे हैं नॉस्ट्रल्स, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, दीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। तो मैंने वजह से बताया कि अपने पास नोज होती है, फिर ये माउथ होता है, ठीक है, ऐसा करके ऐसा माउथ होता है। तो यहाँ से नेजल देखो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हो गई। इसके बाद जस्ट बात क्या आता है, दिस इज कॉल्ड एज नेजल पैसेज। ये जो चीज़ होती है ना इसको बोलते हैं नेजल पैसेज, नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर यहाँ पर हो जाता है, सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हो जाता है, सेकंड नेजल चैम्बर हो जाता है, थर्ड अल्टीमेटली अब देखो तो ये नेजल चैम्बर फेरिंग्स में लैंड करता है। व्हाट इज फेरिंग्स? फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड का और एयर का, मतलब अगर अपन खाना खा रहे या फिर अपन सांस ले रहे हैं, दोनों को एक जगह मिलना पड़ेगा, उस जगह का नाम क्या होता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है उसको एनसीईआरटी में से निकाल दिया गया है, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो मुझे बताना कि ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर फेरिंग्स के बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दे के रखी थी। 3 पार्ट्स होते हैं फेरिंग्स के, वो बताए गए थे। फिर अपन देखते हैं लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स बेसिकली अपने को जहाँ से अपनी आवाज़ निकलती है, ट्रेकिया का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, अगर अपन बात करें, अगर एक पाइप ट्रेकिया है तो जो पाइप का वो हिस्सा जहाँ जो अपन नल में लगाते हैं, ठीक है ना, ये पाइप हो गया, पाइप का वो हिस्सा जो अपन नल में लगा रहे हैं, ये हो गया नल, ये हो गया नल, ठीक है, ये हो गया नल। तो पाइप का वो हिस्सा जो अपन नल में लगा रहे हैं उसे जैसे वो ऊपर से ब्रॉड होता है, वैसे ही ट्रेकिया का जो ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा सा इस तरह का ब्रॉड होता है, उसमें वोकल कॉर्ड होती है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। कार्टिलेज जैसे ये रबर का बना हुआ है, ठीक है ना, जिससे अपन इसकी बात करें तो ये रबर का बना हुआ है, वैसे ये कार्टिलेज का बना हुआ रहता है और इसको बोलते हैं अपन लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है, वोकल कॉर्ड। बेसिकली हवा जब वोकल कॉर्ड से पास करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और अपने को पता है कि भाई अगर साउंड प्रोड्यूस करना है, हवा चाहिए, तो कहाँ कौन से सिस्टम में लगाओगे, तो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में तो लगा नहीं सकते, तो अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लगा देंगे, क्योंकि हवा जो रहेगी आएगी जाएगी कहाँ से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है। तो लेरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। इसके जस्ट बाद आता है ट्रेकिया। मैंने बताया कि सबसे ऊपर वाली पोजीशन लेरिंग्स होती है, जिसमें मैंने नल का एग्जांपल दिया था। तो जो पाइप बचा कुचा है वो क्या हो गया, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया आ जाता है फिफ्थ। तो ट्रेकिया का पूछते हैं कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है कि कब डिवाइड करता है। इतनी बार क्वेश्चन पूछा है, मैं क्या बताऊं। जितने भी ना डिवीजन है ना, अपन देखेंगे लोकोमोशन के अंदर, वहाँ भी डिवीजन बहुत पूछे हैं कि कौन से डिवीजन पर, कौन से वर्टिब्रा के डिवीजन पर आपका किडनी डिवाइड हो रही है, या फिर अपने रिब्स कौन कौन से पे होती है, ये पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि मतलब बेसिकली समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब ये है, अगर ट्रेकिया डिवाइड कर रहा है तो आप उसी क्रॉस सेक्शन के अंदर देखो कौन सा वर्टिब्रा लग रहा है, उसी क्रॉस सेक्शन के अंदर देखो कौन सा वर्टिब्रा लग रहा है। मतलब ये हो गया कि अगर ट्रेकिया यहाँ से अपन काट के देखें, ठीक है, तो अपन देखेंगे यहाँ पीछे की तरफ एक रिब होगी, या पीछे की तरफ
सॉरी रिब क्या नहीं होगी, एक वर्टिब्रल कॉलम चल रही होगी पीछे की तरफ पैरेलल। तो वर्टिब्रल कॉलम 26 सीरियली अरेंज वर्टिब्रा से मिलकर बनी है, 26 वर्टिब्रा से मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनती है। तो अपन बोल रहे हैं कौन से वर्टिब्रल कॉलम के करस्पॉन्ड है ये डिवीजन, तो उसी को बोलते हैं ट्रेकिया। आपने देखा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के, बेसिकली फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है? दो ब्रोंकाई के अंदर। मैंने एक ही लिखा है, वैसे दो ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड करता है। और अपन सब लोग जानते हैं ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। ये हो गया अपना ट्रेकिया डिवाइड किया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं सेवरल ब्रोंकियोल में। ब्रोंकियोल का फर्दर डिवीजन होता है सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकियोल्स के अंदर, ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकियोल्स के अंदर। और अल्टीमेटली एक टर्मिनल ब्रोंकियोल आ जाता है, ठीक है, एक क्या जाता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल आ जाता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल आ जाता है। और फिर अल्टीमेटली क्या आ जाता है, आप देखो स्मॉलेस्ट जो अपने को एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एल्वियोलाई आ जाता है। एल्वियोलाई की वॉल थोड़ी सी ना इरेगुलर होती है, इरेगुलर सी वॉल है, मतलब ये समझो ये एल्वियोलाई होगा, ठीक है। तो एल्वियोलाई में पहली बात तो एपिथेलियम कौन सा होता है? सिंपल स्क्वेमस, जिसको पता नहीं हो बताता हूँ, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। क्यों यही एपिथेलियम क्यों नहीं होता, कॉलमनर क्यों नहीं होता? वो इसलिए क्योंकि एल्वियोलाई रिस्पॉन्सिबल होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। इसको यहाँ से सांस लेके करना क्या है, अल्टीमेटली एल्वियोलाई में जाएगी। एल्वियोलाई में यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है यहाँ पर, ठीक है। अपन ने सांस ली, उसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन कहाँ आ गई, ब्लड के अंदर आ गई। और ब्लड की जो CO2 है वो ऑक्सीजन वो कहाँ आ गई, एल्वियोलाई के अंदर आ गई। अब पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब अगर समझ लो, डेफिनेशन समझ लो तो आधी चीजें क्लियर हो जाएगी। डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी चीज को ट्रैवल करने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज अगर ट्रैवल होगी, कोई भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है विदाउट एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनर्जी, तो ये चीज आप कंडीशन फुलफिल कर दो, वो अपने आप ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जैसे अपन क्या होता है, एक ब्रिज होता है, जो पुल होता है या फ्लाईओवर होता है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आप टॉप ऑफ द उस पर प्रेजेंट होते हो और आपको नीचे जाना रहता है, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप क्या चले जाओगे, नीचे चले जाओगे। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में एनर्जी नहीं लगती, ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, ठीक है। वैसे सेम चीज ऐसा होता है कि अगर आप लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन उल्टे ब्रिज पे साइकिल चलाओगे तो यहाँ पे आपकी एनर्जी भी जाएगी और अपने आप चलोगे भी नहीं, तो इसमें लगती है एनर्जी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो वैसे ही अपना गैसियस डिफ्यूजन का भी रहता है कि बेसिकली होता है कि अपन ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होता है और अपने ब्लड के अंदर CO2 बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन बहुत कम होता है, ठीक है। CO2 कहाँ से आई, तो अपन देखेंगे CO2 बेसिकली क्या होता है, कैटाबोलिक प्रोसेस होती है बहुत सारी बॉडी में। अपने को पता है अपन ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं, अब ग्लूकोज को कंज्यूम करने के लिए अपने को लगता है यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगता है और बाय प्रोडक्ट के अंदर क्या निकलता है, बाय प्रोडक्ट के अंदर CO2 निकलता है और वो CO2 को अपन एक्सहेल कर देते हैं, वो ब्लड में आ जाता है और उसको एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा चलता है। तो अभी अब तक अपन ने क्या देखा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा। अपन ने देखे कौन से ऑर्गन्स होते हैं, फ्लैटवर्म, अर्थवर्म में सिंपल डिफ्यूजन, मॉइस्ट क्यूटिकल नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल किस में है, ब्रैंकियल पल्मोनरी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस में होता है, एक्वेटिक फिशेस मोलस्का फिशेस में होता है, ठीक है, एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड मैमल में पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। ये सब चीजें देखिए। अपन देखते हैं नेक्स्ट पेज। चलो अब अपन देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कितना अच्छा डायग्राम, वाह मजा आ गया। देखो सबसे पहले अपन ने देखा कि ये है अपने लंग्स, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ें ये एज इट इज डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो ये होता है एपिग्लोटिस, लैरिंग्स के जस्ट ऊपर एपिग्लोटिस एक ढक्कन की तरह होता है। ये क्या करता है, जब भी अपने को खाना खाना रहता है तो ये बंद हो जाता है फटाफट से। अगर ये बंद हो गया तो क्या होगा, जरा सोचो फटाफट से। अगर ये एक बार बंद हो गया तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ फूड इसके अंदर नहीं जाएगा। अगर फूड अंदर चले गया तो क्या फूड भी तो जा सकता है ना, तो फूड जा सकता है बिल्कुल, लेकिन ये उसकी जगह ही नहीं फूड के जाने की। फूड की जाने की जगह फूड पाइप बनाई गई है, विंड पाइप नहीं बनाई गई, ठीक है। विंड पाइप में केवल विंड मतलब समझ में आता है ना, हवा जाएगी। फूड पाइप में केवल फूड जाएगा, दैट इज खाना जाएगा। तो फूड पाइप अगर विंड पाइप के अंदर खाना चले जाए, अरे लंग्स के अंदर खाना चले जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर हो जाएगा नीमोनिया, ठीक है। निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, एस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है, तो डेथ भी हो सकती है। इसलिए क्यों जरूरी है, तो नेचर के द्वारा एक प्रोटेक्शन है कि इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन को बचा के रखो। कैसे बचाओगे, तो एक एपिग्लोटिस लगा दो इसके ऊपर। एपिग्लोटिस लगाने से फायदा ये हो जाएगा कि ये जो एपिग्लोटिस रहेगा ये अपना काम करेगा
जब भी अपन निकलते हैं ना तो ये बेसिकली एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, ढक्कन की तरह बंद हो जाता है। तो बंद होने से ये चीज़ सील हो जाएगी, तो यह खाना बिल्कुल भी नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है अपन बातचीत करते हुए थसका लेते हैं, तो थसका क्यों लेते हैं? क्योंकि बेसिकली अपन बातचीत कर रहे होते हैं, अपने को बचपन से क्या सिखाया जाता है, खाना खाते वक्त बात नहीं करना, लेकिन हम तब भी करते हैं बात। क्यों करते हैं अपन बात? गलत बात है। खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप खाना खाते वक्त बात करोगे तो ये आप बार बार क्या कर रहे हो, आप अपने लेरिंग्स को चला रहे हो। लेरिंग्स मतलब बोलना, लेरिंग्स इसके ऊपर मैंने बताया था, ट्रेकिया के ऊपर या विंड पाइप का सबसे टॉप मोस्ट हिस्सा लेरिंग्स कहलाता है। लेरिंग्स से हवा बाहर निकलेगी तो एपिग्लोटिस खुलेगा, एपिग्लोटिस खुलेगा, आप बोलोगे, लेकिन साथ में आप खा भी रहे हो तो ये चीज निकलेगी। तो एपिग्लोटिस बंद नहीं है क्योंकि हवा निकल रही है, आप बोल रहे हो, ठीक है ना। तो बेसिकली खाना एस्पिरेट हो जाता है और आपको जोरदार धसका लगता है, ठीक है। तो खाना खाते वक्त ये चीज इंपॉर्टेंट है, बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं ट्रेकिया आपने को पता है कौन से लेवल पर, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड किया था, दो ब्रोंकाई के अंदर। ये हो गया दो ब्रोंकाई। अब आपने देखा ब्रोंकाई का फर्दर डिवीजन हो जाता है ब्रोंकियोल्स के अंदर, ठीक है, वो ब्ला ब्ला ब्ला, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। अपन बात करते हैं एल्वियोलाई के बारे में। ये चीजें एल्वियोलाई। अब देखो पूरा जो लंग है उसके ऊपर एक कवरिंग है, पूरा जो लंग है उसके ऊपर एक कवरिंग है। बताओ कौन सी? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ कौन सी कवरिंग होती है? तो लंग्स के ऊपर एक कवरिंग है जिसको अपन बोलते हैं प्लूरा। क्या केवल लंग्स में होती है? नहीं, सारे ऑर्गन्स में होती है। तो सारे ऑर्गन्स जैसे कि, जैसे कि हम बात करें हार्ट में, हार्ट के अंदर अपन देखेंगे पेरिकार्डियम होता है, लंग्स के अंदर होता है प्लूरा की मेम्ब्रेन, प्लूरा की मेम्ब्रेन। तो बेसिकली कोई भी झटका लगता है अगर लंग्स को, तो ये लंग्स को डायरेक्ट क्षति नहीं पहुंचाता। आपने पता है कि लंग्स के ऊपर कवरिंग होती है, पहले रिब्स की होती है, ठीक है, कुछ फैट आ जाता है, मसल्स आ जाती हैं, फिर अपनी बॉडी, फिर स्किन की लेयर आती है। तो लेकिन हो सकता है ना ऐसा कुछ जड़ रख पड़े जो डायरेक्ट अपने लंग्स को चोट पहुंचा दे, तो लंग्स के पास ऐसा कोई एक मैकेनिज्म है जिससे वो बच सके? तो यार उनके पास एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा के अंदर होता है प्लूरा फ्लूर, ठीक है, प्लूरा फ्लूर। अगर अपन याद करो तो एक ऐसी अपनी पॉलिथीन आती है आजकल, अगर अमेजोन से कुछ ऑर्डर करो तो उसमें छोटे 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 बबल्स देते हैं। वो बबल्स का काम क्या होता है? उनमें हवा भरी रहती है। अपन तो यहाँ पानी की बात कर रहे हैं, वहाँ हवा भरी रहती है। वो क्या करते हैं, कोई भी अगर हैंडल विद केयर वाला ऑब्जेक्ट है तो उसको पता है ऐसे फोड़ने में बहुत मजा आता है, तो हैंडल विद केयर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर उसको लगाते हैं और क्या होता है, हाँ वो बचा हुआ रहता है। उसको बेसिकली अगर इधर उधर हो भी जाता है, लग भी जाती है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट उस पर नहीं आता है। वैसा सेम टू सेम मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की अपनी बॉडी ने कि यहाँ पर प्लूरा की मेम्ब्रेन लाई है। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये कौन सा लंग है और ये कौन सा लंग है, तो अपने को पता होना चाहिए लेफ्ट साइडेड। लेफ्ट साइड में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है हार्ट। लेफ्ट साइड में होता है कि हार्ट नहीं, बेसिकली सेंटर में होता है लेकिन टिल्ट होता है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। अब लेफ्ट की तरफ टिल्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको जगह चाहिए लेफ्ट में, तो यहाँ आ जाती है। लेफ्ट लंग को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। इस एडजस्टमेंट को अपन बोलते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक नोच क्या है? बेसिकली आप देखोगे कि लंग इस तरह से इस तरह का हुआ है लेफ्ट साइड का, तो ये जो चीज हुई है ये क्या बोलते हैं, इसको कार्डियक नोच बोलते हैं, ठीक है। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर अपन देखें तो यहाँ पर आ जाता है डायफ्राम। डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डायफ्राम नहीं हो तो अपन जिंदा भी नहीं बचेंगे। डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपन जब सांस लेते हैं तो 70%, 70% जो अपन हवा ले पा रहे हैं, इंस्पायर कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, वो क्यों ले पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ डायफ्राम, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, फिर से रिकैप कर लेते हैं कि ये अपना हो गया लंग्स। लंग्स की कवरिंग प्लूरा होती है, प्लूरा में प्लूरा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत डायग्राम पता होने चाहिए, ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब नीचे जरा चलो, अब ये थोड़ा बहुत एक और क्वेश्चन है कि बेसिकली प्लूरा की दो लेयर है, मैंने बताया प्लूरा की दो लेयर होती है और उसमें प्लूरा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये प्लूरा की दो लेयर और उसके बीच में क्या प्रेजेंट है? प्लूरा का फ्लूइड प्रेजेंट है। लेकिन ये जो आउटर प्लूरा होती है ये किसके कांटेक्ट में होती है? इनर प्लूरा ये किसके कांटेक्ट में होती है? आउटर प्लूरा देखो डायरेक्टली थोरैसिक लाइनिंग के कवरिंग में होती है और इनर वाली लंग्स के कवरिंग में। सही तो बात है यार, अंदर वाली तो लंग्स के कवरिंग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि लंग्स से अटैच होती है अंदर वाली प्लूरा, डायरेक्ट लंग्स से कांटेक्ट में। लेकिन बाहर वाली जो रहती है वो थोरैसिक लाइनिंग के कवर में होती है। जितने भी थोरैसिक लाइनिंग्स हैं वो सब उसके कांटेक्ट में। ये पूछते हैं बेसिकली आउटर और इनर प्लूरा के रिलेशन बता दो, और इन दोनों के बीच में प्लूरा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये शॉर्ट फॉर्म तो समझ में आ रहे हैं ना यार, क्योंकि क्या है कि मैंने थोड़ा सा इजी बनाने के चक्कर में शॉर्ट फॉर्म यूज किए। एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग पार्ट होता है। कंडक्टिंग पार्ट मतलब क्या होता है? कंडक्शन समझ में आता है? कंडक्शन मतलब कोई चीज को ट्रांसपोर्ट करना,
ठीक है। तो कंडक्शन अपनी बॉडी में, अगर रेस्पिरेशन की बात करो तो कंडक्शन मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, क्लियर करना, ह्यूमिडिफाई करना, उसको बोलते हैं कंडक्शन। लेकिन सेम चीज होती है लेकिन रेस्पिरेशन में होती है, मतलब एल्वियोलाई और एल्वियोला की डक्ट रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट फॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंडक्टिंग पार्ट जो रहता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर करवाता है, ये बात तो सही है, लेकिन कंडक्शन का कोई रोल प्ले नहीं होता है रेस्पिरेशन में, कोई भी रोल प्ले नहीं होता है ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज में। समझ में आया? तो कंडक्शन की बात कब कब करेंगे? कंडक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्ट है। कंडक्शन कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्ट है। मान लो आप एक ट्रक ले जा रहे हो, ट्रक को जिस सड़क पे चलना है वो है कंडक्शन सिस्टम, लेकिन जहां वो पहुंच के माल खाली करेगा उसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, ये ट्रक वाला एग्जांपल तो बहुत बढ़िया है कि ट्रक आया, जिस सड़क पे चल रहा है ट्रक, वो बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या काम करेगा? ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसको क्लियर करने का, फॉरेन पार्टिकल को भी क्लियर करता है, साथ में ह्यूमिडिफाई करेगा। ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर तक लेके आएगा एयर को। ठीक है, एयर को बॉडी टेम्परेचर तक। ये होते हैं इंपॉर्टेंट डिफरेंस कंडक्टिंग पार्ट और एल्वियोलाई पार्ट में। क्या डिफरेंस होता है? तो एल्वियोलाई में बस यही है कि यार ऑक्सीजन CO2 और ब्लड का एक्चुअल डिफ्यूजन कराता है ये। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब आता है बेसिकली अपना ब्रीदिंग। अगर हम बात करें तो अपने को पता होना चाहिए थोरेसिक कैविटी एक तरह की एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट चैम्बर होने से क्या मतलब है? उसके अंदर ना तो कोई ऑक्सीजन आ सकती है ना तो कोई एयर बाहर जा सकती है। मतलब आप सोचो ना, अगर एयर टाइट चैम्बर नहीं हुआ तो आप सांस ले रहे हो, पता चले कि आपके थोरेसिक कैविटी में छोटा सा होल है, उस होल से प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा। बेसिकली होता क्या है कि आपका जो डायफ्राम जितनी मसल है वो थोरैक्स का एरिया बढ़ाती है, थोरैक्स का चैम्बर का एरिया बढ़ाती है उनको। अब सांस कैसे लोगे यार? तो सिंपल सा मैकेनिज्म है केमिस्ट्री में कि प्रेशर जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो आप बेसिकली करते क्या हो? आपको क्या करना है? इंस्पिरेशन करने के लिए अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए और बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। अब ये मत पूछना क्यों, सीधी सी बात है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर कोई भी चीज अपन डिफ्यूजन में ही पढ़ते हैं, हायर प्रेशर से लो प्रेशर, कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे पहुंचेगी, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे पहुंचेगी। तो प्रेशर कम करने के लिए अपने को अंदर का प्रेशर कम चाहिए ना, अंदर का प्रेशर कम चाहिए, उसके लिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा चाहिए होगा। तो इस वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाते हैं भाई? अभी देखो, पीछे अपन डिस्कस किया है एक मसल जिसका नाम है डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करती है? अभी नॉर्मली डोम शेप की दिख रही है, जब इंस्पायर होती है तो ये नीचे आ जाती है और ऐसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। तो इससे क्या हो गया? थोरैक्स का डायमीटर बढ़ गया, थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, तो आप सांस अंदर ले पाओगे। समझ में आया? सेम चीज होती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? ये एयरटाइट चैम्बर होता है एक तरह का। अगर ये किसी भी तरह से पूछते हैं कि अगर किसी को गोली लग गई और उसके डायरेक्ट थोरैक्स में चले गया तो वो बच नहीं पाएगा। ये फिल्मों जैसा नहीं चल रहा कि गोली लगने के बाद भी जिंदा है। ठीक है, तो गोली अगर लग जाती है, थोरैक्स कैविटी पंचर हो जाती है, तो वो भाई ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा? दिमाग लगाओ, एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है, उसका काम क्या है? एयर टाइट चैम्बर है। अगर एयर लीक हो गई तो ना ही होगा इंस्पिरेशन ना ही होगा एक्सपिरेशन, तो सांस नहीं लेगा तो मर ही जाएगा ना यार। कौन सी बात है? देखो अब जरा, ये तुम्हारा थोरेसिक चैम्बर, इसकी कवरिंग जरा ध्यान से देखो। आगे की तरफ तो स्टर्नम है, सही बात है। स्टर्नम जिसको नहीं पता, एक बड़ी सी फ्लैट बोन होती है। अपनी छाती पे हाथ लगा के देखो, नॉर्मल जो तुमको दिखेगा स्टर्नम होती है। पीछे की तरफ है वर्टिब्रल कॉलम, आइट साइड्स में हो गई रिब्स, और नीचे की तरफ हो गया डायफ्राम। तो ये सब होती है, इसकी बाउंड्रीज कौन फॉर्म करता है? थोरेसिक चैम्बर की। फिर से आगे की तरफ स्टर्नम, साइड की तरफ रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ और डायफ्राम नीचे की तरफ। ठीक है, फिर अपन देखते हैं रेस्पिरेशन में कितनी स्टेप है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन में आप कर क्या रहे हो? आप बेसिकली सबसे पहले तो आप ब्रीदिंग कर रहे हो। उसको ब्रीदिंग को अपन पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। वेंटिलेशन कर रहे हो तो एयर आप ले रहे हो और CO2 छोड़ रहे हो। एयर आप ले रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो, एयर आप ले रहे हो और CO2 छोड़ रहे हो। ठीक है, बेसिकली अब एयर लेने देते हैं आप एल्वियोलाई के लेवल पे आ गए। अब एल्वियोलाई से क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। इस एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन से कुछ गैसेस बाहर चले जाएंगी, कुछ क्या, ऑक्सीजन बाहर चले जाएगी और CO2 अंदर आ जाएगी। तो सेकंड यही है, डिफ्यूजन ऑफ गैस होगा। सबसे पहला ब्रीदिंग हुआ,
फिर अपन ने क्या किया, डिफ्यूजन, फिर छोटे लेवल पे जाएंगे अपन। तो एल्विलाई के लेवल पे क्या हुआ, ऑक्सीजन चले गई ब्लड के अंदर, मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हुआ। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्लड से उड़ करके जो गैसेस है वो कहाँ चली जाएंगी, टिश्यू तक जाएंगी, और टिश्यू से CO2 कहाँ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, देयर विल बी डिफ्यूजन। तो बेसिकली अब क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। और यूटिलाइजेशन होगा ऑक्सीजन, अगर अल्टीमेटली टिश्यू लेवल की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाएगा सेल में कैटाबोलिक रिएक्शन करने के लिए। कैटाबोलिक रिएक्शन मतलब वही ग्लूकोज से जब बनता है, ग्लूकोज अपन जब पढ़ेंगे, ग्लूकोज जब यूज करना लेता है ग्लूकोज को, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और बदले में CO2 रिलीज होता है। तो अपन को एनर्जी मिल जाती है यहाँ पे ATP, और यहाँ पे CO2 रिलीज होता है। लेकिन चाहिए क्या, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन कहाँ से आई, मैंने बताया ना, ब्रीदिंग एक्सचेंज से डिफ्यूजन होता है गैसेस का, जिसमें ऑक्सीजन आ जाती है ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन जाती है टिश्यू के पास और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। बदले में ये CO2 उठ के यहाँ से बाहर चली जाती है और अपन उसको वेंटिलेशन से एक्सहेल आउट कर लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म दो टाइप का होता है। जरा देखो, सो तो नहीं गए ना सब लोग, जाग जाओ, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखो फटाफट से। मैकेनिज्म में होता है दो चीजें, इंस्पिरेशन होता है और एक एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, इंस्पिरेशन कब होगा, मैंने बताया जैसे कि जब वॉल्यूम अंदर की बढ़ेगी या प्रेशर अंदर का कम होगा। तो जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होता है, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर, मान लो एटमॉस्फेयर का प्रेशर 2 है, अपने इंस्पिरेशन का प्रेशर अंदर का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर 1 है। ठीक है, तो ये हो गया एटमॉस्फेयर, ये हो गया अपने लंग्स, ये क्या हो गया अपने लंग्स। तो लंग्स में प्रेशर 1 है, बाहर 2 है। तो मैंने बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हवा कहाँ जाएगी, हाई से लो प्रेशर में जाएगी। तो अपन क्या लेंगे, सांस अंदर लेंगे, मतलब इंस्पिरेशन होगा। तो सेम चीज बताई गई है, लेकिन थोड़ा सा जो अपना है बताने का तरीका, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इंस्पिरेशन कब होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होगा। सेम चीज एक्सपिरेशन कब होगा, मान लो अपन अंदर का प्रेशर 2 कर दो, इंक्रीज कर दो, अंदर का प्रेशर 2 कर दो, बाहर का प्रेशर 1 कर दो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो बाहर का प्रेशर तो फिक्स रहेगा 2, उसको मत छेड़ो। इधर 3 कर दिया, अब क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हवा का चली जाएगी बाहर, तो क्या हो जाएगा, एक्सहेल हो जाएगा। लंग्स से बाहर हवा निकल के कहाँ चली गई भाई साहब, नाक से बाहर निकल के अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में चले गई। तो ऐसा कब होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सेम कंसेप्ट है, मैंने बताया प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। और डायफ्राम का काम क्या, अब ये इंपॉर्टेंट कुछ है कि डायफ्राम का काम क्या होता है, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर वॉल्यूम को बढ़ाना। कौन सी एक्सिस, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। पूछते हैं भाई क्वेश्चन, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का काम क्या होता है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ाना डायमीटर को। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो इसको अपन डिव से याद कर सकते हैं, DI और V। व्हाट इज DIV, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर अपना रेस्पिरेशन कब तक, तो अपन बेसिकली 12 से 16 टाइम रेस्पिरेशन करते हैं नॉर्मली 1 मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट के अंदर अपन रेस्पिरेशन करते हैं, 12 से 16 बार करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हार्ट रेट पूछ सकते हैं, हार्ट रेट होती है 70 से 75, एवरेज 72 ले लेंगे, ठीक है, ये होती है हार्ट बीट के बारे में। और रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, पर अभी तक अपन यहीं इसी पे एंड करते हैं। नेक्स्ट अपन टॉपिक देखेंगे कौन सा, नेक्स्ट अपन बेसिकली अभी अपने पास बचा हुआ है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, उसको पूरा अच्छे से खत्म करेंगे। तो बेसिकली अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हो तो इसको फटाफट से नोट डाउन करो, इसको रिवाइज करो, क्योंकि बहुत अच्छा हो गया है, इजी कंसेप्ट हो गया है। बेसिकली अपन ने बहुत सिंपल टॉपिक में बहुत सिंपल इजी वे में सब निपटा दिया है। अपन ने क्या क्या पढ़े फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली अपन ने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि मोड डिफरेंट ऑर्गन कौन से होते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस सिलेंट्रेटा फ्लैट फॉर्म में सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, मॉइस्ट क्यूटिकल अर्थवॉर्म इंसेक्ट्स में हो रहा है, ब्रेंकियल पल्मोनरी और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ये तो बेटा याद कर लेना। एक्वस चीजें जितनी भी हैं उसमें गिल्स काम आते हैं, गिल्स बोले तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानवर कौन सा है, फ्रॉग। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में फिर अपन ने क्या देखा, फिर अपन ने देखा कि डिफरेंट एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के अपन ने अल्टीमेटली टर्मिनल ब्रोंकियल तक का देखा, एल्विलाई तक का देखा, ठीक है। तो ये चीजें देखी। फिर अपन ने एक बढ़िया सा डायग्राम देखा यहाँ पर। फिर सेकंड अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देखे, कंडक्टिंग पार्ट और
अपना रेस्पिरेटरी पार्ट में डिफरेंट क्या होता है ये देखा अपन ने। फिर अपन ने देखा कि किस तरह से एक एयर टाइट चैम्बर होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिर अपन ने मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन देखे, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन देखा और कितने टाइम ब्रीथ करते हैं ये देखा। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।